अच्छा, तुम्हारा कोई और दोस्त है जो ज्वाइन करने वाला है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट उसको भी बोल दो कि वो भी ज्वाइन कर ले, ताकि हम इस रिवीजन को फटाफट तरीके से खत्म करें। बच्चा कह रहा है, सर आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है, तो रिवीजन का क्या काम? आपने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, अब मजे ही मजे, अब मजे ही मजे। अब तो हम पेपर के दिन ही जाके इस सब्जेक्ट को खोलेंगे, इस चैप्टर को खोलेंगे। इतना इतना अच्छे तरीके से हमारे नसों में आपने इस चैप्टर को दौड़ा दिया है। नालायकों, जल्दी से आओ, ताकि तुम भी ध्यान से इसको रिवाइज कर सको। नहीं तो फिर 10 दिन बाद बोलोगे, गजनी की औलाद बन जाओगे और बोलोगे कि सर क्या पढ़ा है, सब कुछ याद नहीं है। ए ओ ए ए ऐसे करने लगोगे। तो भाई तो भाई फटाफट तरीके से अपन लोग अच्छी तरीके से जितने भी लोग हैं उनको जोड़ जाड़ के आ जाएंगे, और अपन लोग जल्दी से इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सर हम आज कौन से चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। छोटू सा प्यारा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाता है और मजेदार। चलो, खैर, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक बच्चों। आई होप एवरीबॉडी मस्ट बी रेडी। आप लोगों ने अपने नोट्स वगैरह ये जो भी चीजें हैं वो सब ले लिए होंगे। हथियार शस्त्र वस्त्र सब उठा लिए होंगे और नींद थोड़ी सी कम कर ली होगी। जरूरत हो तो थोड़ा सा चाय ले लेना अपने साथ, क्योंकि चाय से यूजुअली नींद लोगों की चली जाती है। चलिए, अब हम बात शुरू करते हैं हमारे टॉपिक की। बच्चों, हमने कुछ समय पहले अपना एक टॉपिक चालू किया था जिसका नाम था क्या? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। जितना मैं लास्ट टाइम यानी लास्ट बार देख पाया था, जितने बच्चे इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग टू सी, एस्टोनिशिंग टू बी प्रिसाइज, कि यार बच्चा इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। और फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर क्योंकि एक क्रिमिनल लॉ है, हमें क्रिमिनल लॉ देख के ना बड़ा बड़ा मजा आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम किस तरीके से इस लॉ को तोड़ सकते हैं, किस तरीके से नया इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों को बड़ा ही मजा आया था इस लॉ को पढ़ने में। तो आई जस्ट वांट कि जब आपको मैं ये चीजें समझा रहा हूँ तो आप उन सारी चीजों को रिकलेक्ट करो, वापस से सारी चीजों को याद करने की कोशिश करो, और इंश्योर करो कि आपको एटलीस्ट 50% तो चीजें याद आ जाए। ठीक है भाई? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमने शुरू किया अपना कि सर फ्यूजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें लॉ के अंदर ना सबसे पहले शुरू करना है कि सर फ्यूजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। बच्चों, फ्यूजिटिव मतलब हिंदी में होता है भगोड़ा। क्या होता है बच्चों? भगोड़ा। कुछ और मत समझना, भगोड़ा। ठीक है भाई, भगोड़ा होता है। भगोड़े का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने लाइबिलिटीज को पूरा ना करके भाग जाए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके भाग जाए, उसको हम लोग कहते हैं भगोड़ा या फिर फ्यूजिटिव। सर, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग फ्यूजिटिव होते हैं। जैसे आपने एक टेररिस्ट का नाम सुना होगा, दाऊद इब्राहिम। बहुत ही ज्यादा इंडिया में फेमस टेररिस्ट है, वो भी एक तरीके के फ्यूजिटिव है। ऑल्दो ही डज नॉट कम अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, बट ही इज अ फ्यूजिटिव। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश के फ्यूजिटिव होते हैं जो यहाँ पे क्राइम कर कुरा के भाग जाते हैं। सर, दूसरा वर्ड जो इस लॉ के लिए आता है वो होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अगला वर्ड जो कि है ऑफेंसेस। भाई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या होते हैं? ऐसे तरीके के ऑफेंसेस जिसके अंदर पैसा रिलेटेड हो। जैसे आप बैंक से कोई चोरी करके भाग गए, यानी कि आपने बैंक को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया, या आपने कंपनी फॉर्म कर कुरा के अपने जो देश के लॉज है उनको वॉयलेट करने की कोशिश की। ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंडर काउंट होती है। तो सर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो लाया गया 2018 में, वो काई के लिए लाया गया कि जो भी लोग हमारे देश में इकोनॉमिक ऑफेंसेस करके भाग जाते हैं, जो हमारे देश को छोड़ के यूनाइटेड किंगडम या फिर मॉरिशियस, मालदीव, सिंगापुर ऐसी जगहों पे भाग जाते हैं, उनको वापस से इंडिया लाके उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू करने के लिए ये लॉ लाया गया। सर, क्या हमारे देश के बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं क्या? डेफिनेटली। जैसे आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा। वो अपने जो भी लोग हैं उनके साथ लंदन भाग गए थे, और लंदन जाके वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। सिमिलरली आपके पास आते हैं नीरव मोदी। भाई, ये भी एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट है, जिनके पास गीतांजलि जेम्स करके एक कंपनी थी, और ये बहुत ज्यादा डायमंड वगैरह में डील करते थे, पर ये भी फ्रॉड कर कुरा के
बैंक का पैसा ना चुका के भाग गए और इन्होंने करोड़ों अरबों का नुकसान देश को और देश की इकोनॉमी को पहुंचाया। सिमिलरली सर एक समीर मोदी साहब करके है, ये भी ये भी मेरे ख्याल से भाग गए और इन्होंने भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा एक्टिविटी किया। ये आई थिंक सो आपके जो आईपीएल है, आईपीएल के अंदर रिलेटेड थे और भाई इन्होंने आईपीएल कराने का काम करवाया था, पर आईपीएल कराते कराते ये भी कुछ बहुत ज्यादा उल्टा सीधा काम करा गए और इनने पंगा कर दिया। तो भाई ऐसे करते करते हमारे देश से ना, अच्छा हाँ सॉरी नॉट समीर मोदी, आई एम सो सॉरी नॉट समीर मोदी, समीर मोदी तो इनके भाई है। समीर मोदी इज करेंटली समीर मोदी इज करेंटली डायरेक्टर इन गोल्डफ्लेन फिलिप, आई एम सो सॉरी, ललित मोदी साहब भाग गए। चलो गुड, इससे मेरे को पता चला कि मेरा बच्चा कम से कम सुन रहा है। चलो, तो भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे देश को छोड़ के भाग जाते हैं ताकि वो हमारे देश के जो क्रिमिनल लॉज है उनको इवेड कर सके और वो इसके बाहर आ सके। तो भाई ये सारी चीजों को रोकने के लिए, इन लोगों को देश से बाहर भागने से रोकने के लिए, या अगर वो बाहर भाग गए तो उनको वापस इंडिया में लाने के लिए देश के पार्लियामेंट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाया। सर इस लॉ को लाने का मेन पर्पस क्या था, या फिर इस लॉ के सेलिएंट फीचर्स क्या थे? यानी कि सर एक तरीके से बात की जाए तो इसके आपके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस लॉ के? सर सबसे पहले तो इसने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को बताया कि सर इसके हिसाब से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होगा, इसके हिसाब से की मैनेजेरियल पर्सनल कौन होगा, इसके हिसाब से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होगा, ये सारे वर्ड्स को डिफाइन किया। साथ ही साथ में इस लॉ ने डिस एंटाइटल कर दिया, इस लॉ ने कह दिया कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी तरीके का सिविल सूट फाइल्ड है, अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी तरीके का सिविल केस फाइल्ड है, तो भैया तुम उन केसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुम उन केसेस में डिफेंड नहीं कर पाओगे, तुम उन केसेस में कोर्ट के सामने किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं लड़ पाओगे। यानी कि तुम किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का केस लड़ने से खारिज कर दिए जाओगे अनलेस इट इज क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस तुम लड़ सकते हो, पर सिविल केसेस तो हम लड़ने ही नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हें कंप्लीटली डिस इंटाइटल कर दिया जाएगा, तुम्हें उस दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाएगा। साथ ही साथ में तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम अटैच भी कर लेंगे और जब्त भी कर लेंगे, कॉन्फिस्केट भी कर लेंगे। और अगर हमें पर्पस लगता है, हमें रेलेवेंट लगता है, अगर हमें ये बहुत ज्यादा नेसेसरी लगता है, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट सर्च वगैरह भी कंडक्ट कर सकते हैं इस लॉ के अंडर। और साथ ही साथ में यही नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी को डील करने के लिए हम एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, जिसका काम होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी का देख रेख करना और धीरे धीरे करके उनको बेचना। और इसमें सब में अगर कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, कोई भी तरीके का अपील करना है, तो अपील के बारे में भी इस कानून के अंदर बताया गया है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। सिंपल सा टॉपिक है, हमने अभी तक बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी है कि पर्पस क्या है लॉ का। बच्चों, कोई भी लॉ लाने का पर्पस हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए, नो मैटर कि वो हम कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, पर अगर हमें लॉ का पर्पस ही नहीं क्लियर है तो भाई हम कभी उस लॉ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो भाई पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए लॉ का हमें, कि लॉ क्यों लाया गया। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। और घर पे बैठे बैठे बोलते रहना है। पता चला अगर तुमने ऐसी हरकतें की ना, ये देखो, ये एक बच्चे का कैमरा ऑन है और मैं देख पा रहा हूँ कि वो घर में घूमते घूमते क्लास अटेंड कर रहा है। यानी भाई के पार्क में घूमने आए क्या? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, लल्ला मेरे इधर आ जा, इधर आ जा, इधर 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 इधर, हाँ ये देखो क्या स्माइले पास कर रहा है। भाई ऐसी स्माइले मत पास किया कर, लड़कियां ना चलते फिरते मर जाएंगी, गिर जाएंगी, तेरे अगेंस्ट ना क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा, इधर ध्यान दे ले। पता है कुछ समय पहले ना एक मीम भी आया था कि मैं ऐसे स्माइल करता हूँ कि लड़कियां मरती नहीं, मर जाती हैं। तो भाई मर ना जाए इसलिए इधर ध्यान दे ले, ताकि भाई थोड़ा तो ठीक हो जाए ना। चलो सर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को डिफाइन किया है इस लॉ के अंदर। सर क्या डिफाइन किया है, इधर ध्यान दो। सर सबसे पहले तो बोला है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज एन इंडिविजुअल। सर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होगा? एक आदमी, औरत, पुरुष, महिला, या ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा। सर क्या कंपनी, एलएलपी, आपका कोई भी तरीके का पार्टनरशिप फर्म, ये सब कोई भी तरीके का आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बन सकता है क्या? द आंसर इज नो, नो, नो।
भाई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही हो सकता है, पहली चीज, जिसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड। सर क्या इशू हो जाना चाहिए? वारंट इशू हो जाना चाहिए। सर किस चीज के लिए वारंट इशू होगा? फॉर एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। और कौन इशू करेगा? कोई इंडियन कोर्ट। सर मान लीजिए सिंगापुर के किसी कोर्ट ने अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया और वो आदमी इंडिया में बैठा हुआ है, तो क्या तो क्या तो क्या हम उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि वो इंडिविजुअल होना चाहिए जिसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाना चाहिए फॉर एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बाय एन इंडियन कोर्ट, बाय एन इंडियन कोर्ट, वायर एंड he has left India so as to avoid criminal prosecution। या तो वो इंडिया को छोड़ के भाग चुका हो, या फिर वो इंडिया के बाहर हो और इंडिया में आने से मना कर रहा हो। या तो वो इंडिया छोड़ के भाग चुका हो, या तो वो इंडिया के बाहर हो और इंडिया में आने से मना कर रहा हो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ मेरे बच्चों, एक देखते हैं कि तुम लोगों का ध्यान कितना है क्लास में। वैसे मेरे को भरोसा है मेरे बच्चे पे, पर बताओ मेरे को। सर ये ना एक आदमी था, क्या बात है सर, थैंक यू आपने बता दिया। इसने ना अपने बाल ऐसे ग्रीन कलर के करवा रखे थे, ठीक है। इसमें ये बोलता था इंडिया इज लव, ये ऐसा करके बोलता था। पर सर, पर ये ना साउथ अफ्रीकन था। यानी सर ये ना साउथ अफ्रीकन नेशनल था। क्या था सर? साउथ अफ्रीकन नेशनल था। यानी कि ये इंडिया का व्यक्ति नहीं था, ये साउथ अफ्रीकन नेशनल था। सर इसने घोटाला वगैरह किया था और लॉ एजेंसी इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टैग दिलवाना चाहती थी। ये साउथ अफ्रीका में ही रह रहा था, ये साउथ अफ्रीका में ही रह रहा था। क्या इसको हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कह सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, क्या हम इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोल सकते हैं? सर ये साउथ अफ्रीकन नेशनल है। अच्छा ये आदमी है, ठीक है ना, ये मैन है, इसके अगेंस्ट वारंट भी इशूड है, वारंट इशूड है, वारंट ऑफ अरेस्ट। सर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के लिए इशूड है। सर इंडियन कोर्ट ने ही इशू किया हुआ है। अभी मेरे को बताओ कि क्या इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कराया जा सकता है या नहीं जा सकता? जल्दी से बताओ। शामिना मिना ए ए वक्का वक्का ए शामिना मिना स्टार्ट करेगा दिस टाइम फॉर अफ्रीका। क्या बात है मेरे बच्चों, वेरी गुड, यस ही कैन बी डिक्लेयर्ड, यस यस यस, कबूल है कबूल है कबूल है। यस सर, ही कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, क्योंकि सर सारी कंडीशन मीट हो रही है। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल मस्ट बी इंडियन, ये कहीं पे भी कंडीशन नहीं है कि इंडिविजुअल को इंडियन ही होना पड़ेगा, ये कोई कंडीशन नहीं गिवन है। सर कंडीशन बहुत ही सिंपल है, आदमी या औरत होना चाहिए, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होना चाहिए, शेड्यूल्ड ऑफेंस के लिए होना चाहिए, इंडियन कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, या तो वो इंडिया छोड़ के बाहर भाग चुका हो, या फिर वो फॉरेन में ही रहता हो और इंडिया में आने से मना कर रहा हो। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भैया वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बन जाएगा, अदरवाइज वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। समझा या नहीं समझा? बच्चों सभी को एग्जाम्पल समझा या नहीं समझा, फटाफट बताओ। बच्चे कह रहे सर कंफ्यूज कर दिया आपने तो। कंफ्यूज ही तो करना है। अरे तुम समझे नहीं, गेम का नियम ही ये है कि कंफ्यूज करो सामने वाले को। भाई यहाँ पे ध्यान दो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए ये कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है कि इन द पर्सन शुड बी एन इंडियन, ये कहीं पे भी कंपलसरी कंडीशन नहीं है। सर इसका मतलब क्या? अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति इंडिया में आके
कोई इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट कर देता है और वो भाग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है द पर्सन शुड बी एन इंडियन ओनली। सर एक एग्जांपल, आज की डेट में मेहुल चौकसी जो है, सॉरी, मेहुल चौकसी साहब जो है वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है। ही इज नॉट एन इंडियन रेसिडेंट, पर तब भी उनको हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टैग देके रखा है। सर ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? सर ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ही इज एन इंडिविजुअल जिनके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड है फॉर एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बाय एन इंडियन कोर्ट, और वो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं और वो इंडिया आने से मना कर रहे हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए ही इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। आई होप ये समझा होगा। मैंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक ट्रिकी क्वेश्चन फेंका ताकि तुम्हारा नॉलेज ऑफ यानी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकूं। आई होप समझा होगा। समझा कि नहीं समझा एक बार बता दो। चारू, आपको समझा या नहीं समझा? चारू बच्चे, आपको समझा नहीं समझा? अरे एग्जाम्पल बस इतना था कि ये एक साउथ अफ्रीकन बंदा था, इसने इंडिया में ऑफेंस किया था। ये एक आदमी भी है, ही इज अ मैन, उसके अगेंस्ट वारंट इशूड है फॉर अ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बाय एन इंडियन कोर्ट, और वो इंडिया में आने से मना कर रहा है। तो क्या हम उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोल सकते हैं? यस, हम उसको बिल्कुल से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोल सकते हैं। बस यही एग्जांपल था। ऑल्दो ही इज अ साउथ अफ्रीकन डज नॉट मैटर। अगर वो इंडिया में उसने ऑफेंस किया है तो हम उसको बिल्कुल इंडिया के लॉ के हिसाब से मान सकते हैं एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। भाई आपके यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है। हमने देखा कि सर द पर्सन मस्ट हैव कमिटेड शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। जब हम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की बात करते हैं तो भाई शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड इन द एक्ट। जो भी आपके ऑफेंसेस कानून के अंदर मेंशन्ड है, यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंदर मेंशन्ड है। एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर एग्जामिनर को घुमा के क्वेश्चन फेंकना है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि भैया वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस 100 करोड़ और मोर। सर कितने का कम से कम ऑफेंस होना चाहिए? 100 करोड़ का तो मिनिमम ऑफेंस होना ही चाहिए। हम 100 करोड़ से नीचे की तो बात करेंगे ही नहीं। तो अगर आपका कम से कम 100 करोड़ का ऑफेंस होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। सर कौन कौन से ऑफेंसेस गिवन है इस लिस्ट के अंदर? इसके अंदर गिवन है आपका इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस, जो कि अब आपका भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। उसके अलावा आपका जो चेक बाउंस का सेक्शन होता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो है इसके अंदर। सीजीएसटी के अंदर जो फ्रॉड के बारे में अगर कुछ बात है तो भाई उसके बारे में यहाँ पे भी लिखा गया है, वो भी आपका आ जाता है। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट भी इसके अंदर गिवन है। सेबी एक्ट के बारे में भी यहाँ पे गिवन है। और भाई आपका सेक्शन 69 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि कुछ ट्रांजैक्शंस की बात करता है। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट के अंदर डाला गया है। और अगर आप इन किसी भी ऑफेंस के अंदर पाए जाते हो या आपने कोई भी इन पर्टिकुलर प्रोविजंस के अंदर ऑफेंस कमिट किया है तो भाई आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ये लिस्ट याद करनी है क्या? मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर दिस लिस्ट। पर हाँ, ये जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे गिवन है बच्चे, ये आपको बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए, खास करके 100 करोड़ की। अगर एग्जामिनर को घुमा के क्वेश्चन फेंकना है तो वो आपसे या तो ये मॉनेटरी लिमिट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी वो आपको एक ऐसा केस स्टडी दे देगा जिसके अंदर 80 या फिर 90 करोड़ रुपए का कोई घोटाला होगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, और आप उसको यस या नो में जवाब देके आ जाओगे, जबकि आंसर नो होगा क्योंकि 100 करोड़ की लिमिट है। तो ये चीज याद रखनी है अपन को। सर अगली चीज आती है कि कोई भी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे डिक्लेयर कराया जाता है। बिफोर वी मूव अहेड, मैं जानना चाहता हूँ क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एक बार फटाक से बता दो।
क्या किसी को भी यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है क्या? बच्चों, आई वांट कि सभी का आंसर आना चाहिए। अपने क्लास में जितने भी बच्चे अभी बैठे हुए हैं, एवरीबडी हैज टू रिप्लाई वेरी कंपल्सरीली। एवरीबडी हैज टू रिप्लाई। मैं जानना चाहता हूँ कि सभी के दिमाग में चीजें बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही। सर, 100 करोड़ वाली लिमिट एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके करते हैं। अब अगर पूछ लिया तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। सर, हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है, शिवांशी। शिवांशी ना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा खराब थी। पर पर उसको ना बहुत ज्यादा बाकी को करिकुलर एक्टिविटी में मजा आता था। वो शिवांशी जो थी ना अपनी कॉलर ऐसे ऊपर रख के चलती थी। और वही जो पीटी का टीचर था इसके स्कूल का, वो भी शिवांशी से डरता था। पीटी का टीचर भी ऐसा पाय लागू करके चलता था। शिवांशी बचपन से ही बस ऐसी थी कि ओए ओए इधर नीचे, ओए ओए, ज्यादा नहीं। शिवांशी को ना, अच्छा, शिवांशी के इतने जलवे थे पूरे स्कूल के अंदर कि शिवांशी को बोल दिया गया था कि आप तो मैडम पेपर भी मत लिखना, हम पेपर लिख देंगे, आपको पास कर देंगे, आप टेंशन मत लेना, बस हमें ज्यादा आप ना परेशान मत करना। तो शिवांशी थी कि ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी, मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। शिवांशी ना कुछ समय बाद अपना बिजनेस चालू करती है, सैलून का। आप शायद से जानते ना हो, सैलून वगैरह में ना आज की डेट में बहुत ज्यादा पैसा है। दिल्ली अगर आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे करोड़ों के टर्नओवर होते हैं सैलून के। वो ऐसा नेल्स, बाल वाल ये सब करने के ना करोड़ों पैसा ले लेते हैं। शिवांशी तो थी काटने में, यानी बाल बाल काटने में ऐसे एक्सपर्ट, तो इन्होंने कहा कि अपन ना सैलून का बिजनेस चालू करेंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब करवाएंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया सा अपना काम शुरू किया और इन्होंने ना बैंक से 90 करोड़ का लोन ले लिया। अच्छा, अब इनका कोई भी इंटेंशन नहीं था, इनका कभी कोई इंटेंशन नहीं था ये रीपे करने का, कोई इंटेंशन नहीं था। शी वॉज वेरी क्लियर कि 90 करोड़ लेके मेरे को देश छोड़ के भागना ही है। इसमें रखा ही क्या है, भागेंगे। बहुत क्लियर था उनका, कोई डाउट ही नहीं था दिमाग में, एकदम एजेंडा क्लियर था। जब भी टीचर इनसे पूछती थी बड़े होके क्या बनना है, तो ये कहती थी कि मेरे को तो ऐशो आराम की जिंदगी जीना है, लंदन वगैरह अपन जाएंगे, मॉरिशस वगैरह जाएंगे, मजे की जिंदगी जिएंगे। ये बनना वनना तुम जानो, मैं तो बनाने में जानना भरोसा रखती हूँ, इधर ध्यान दो। भाई इन्होंने लोन लिया और सर ये ना लंदन भाग गई। अब जो पर्सन है, जो गवर्नमेंट है, वो इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कराना चाहती है। क्या इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कराया जा सकता है या नहीं जा सकता? पहले तुम लोग जवाब दो, फिर मैं जवाब दूंगा। तुम लोग जवाब दो, फिर मैं जवाब दूंगा। शिवांशी कह रही है मैंने ना क्वेश्चन पूछ के गलती कर दी, सर ने तो मेरा ही हलवा बना दिया। मैं इतनी प्यारी सी सिंसियर बच्ची, और सर मेरे को पूरी दुनिया के सामने कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छी 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 छी। अब अच्छा बच्चों, यहाँ ध्यान दो। नॉर्मल व्यक्ति क्या बोलेगा कि सर हमें 5 कंडीशन देखनी है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए। पहला कि क्या इंडिविजुअल है या नहीं है, क्या उसने शेड्यूल ऑफेंस किया है या नहीं किया है, क्या उसके अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ वारंट इशूड है या नहीं है, बाय एन इंडियन कोर्ट है या नहीं है, और क्या वो इंडिया छोड़ के भाग चुका है या चुकी है या नहीं है। सर ये 5 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोल देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जब शेड्यूल ऑफेंसेस की बात की जाती है तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन देखनी पड़ती है। पहली चीज कि ऑफेंस शुड बी इन द लिस्ट गिवन इन द एक्ट। और दूसरी चीज सर, क्वांटम। क्वांटम यानी मिनिमम कितने का होना चाहिए? 100 करोड़ का होना चाहिए। सर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने 90 करोड़ का ही घपला किया था, 90 करोड़ का ही पूरा कर कुरा के घपला किया था, इसलिए शी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। शी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। समझा ये नहीं समझा? जल्दी से बता दो। ये 100 करोड़ की लिमिट समझ में आ गई या नहीं आ गई? शिवांशी तेरे को समझ में आ गई नहीं आ गई?
शिवांशी का ही डाउट था, मेरे को लग रहा है बच्ची भाग गई। बच्ची ने कहा कि मैंने क्या कर लिया। अब नहीं डाउट पूछूंगी सर, आप ना बहुत गंदे हो, आपने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे नालायक, कोई बेइज्जती नहीं, प्यार है। चलो इधर आओ। आई होप इतना समझ में आया होगा सभी को। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो है प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सर किसी भी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे डिक्लेयर कराया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अर्पित क्या पूछ रहा है? सर अगर 100 करोड़ भी कर दिया तो वो एफओई हो जाएगा या 101 पे होगा? 100 पे हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा। ठीक है, आपको बस सेंचुरी करनी है और फिर अय्या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। चलो भाई, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। किसी भी व्यक्ति को हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे डिक्लेयर कराते हैं? सबसे पहले जो भी व्यक्ति एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है अंडर द एक्ट, एक सेकेंड अनन्या, जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है अंडर द एक्ट वो एप्लीकेशन फाइल करता है किसके साथ? विद अ स्पेशल कोड टू डिक्लेयर अ पर्सन एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्या बोला मैंने? सर एक डायरेक्टर जो होता है वो एप्लीकेशन फाइल करता है स्पेशल कोर्ट के पास टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सर इस एप्लीकेशन में उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? 5 तरीके की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। सर कितनी तरीके की? 5 तरीके की इंफॉर्मेशन। तुमने वो एक एड देखा है? एक एड आता था, टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। टेस्ट तो मम्मी के हाथ से बनी हुई सांबर इडली में है ना? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। तो भैया एप्लीकेशन में यहाँ है, तुम्हें 5 चीजें बतानी पड़ेगी। क्या है वो 5 चीजें? बता दो, ये 5 गुण क्या है? बताओ बताओ मेरे साथ। सर पहली चीज, दैट रीजन टू बिलीव। बच्चा कह रहा है एवरेस्ट, एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। भाई तुम ना, तुम्हें ऐड याद हो जाते हैं पर तुम्हें चीजें याद नहीं होते। चलो इधर ध्यान दो। सर सबसे पहली चीज तो रीजन टू बिलीव। सर क्या रीजन से, क्यों डायरेक्टर को लगता है कि बंदा जो है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है? रीजन देना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्या तुम्हें पता है कि वो व्यक्ति कहाँ है? क्या तुम्हें उसके प्रेजेंस के बारे में कुछ भी पता है? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो वो भी बताओ। साथ में अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। अगर आपको ये भी पता है कि उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे है तो वो भी हमें बताओ। क्या इंडिया में उसकी कोई प्रॉपर्टी है या इंडिया के बाहर उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो उसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कमाई है? यानी कि जो उसने गलत गलत काम करके, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करके या फिर झूठे तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना बनू के जो भी गलत काम किए हैं, अगर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में तुम्हें कुछ पता है तो वो भी तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई प्रॉपर्टीज के बारे में पता है जो या तो वो खुद ओन करता हो या तो वो किसी के थ्रू बेनामी तरीके से ओन करता हो, तो भाई ये भी आपको अपने एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? डायरेक्टर को, स्पेशल कोर्ट को बताना पड़ेगा। और ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका इन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट हो उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो सर क्या क्या बताना पड़ेगा? रीजन टू बिलीव, साथ ही साथ में उसके प्रेजेंस के बारे में कुछ भी अगर तुम्हें नॉलेज हो तो, उसके पास क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कमाई है, और इसके अलावा किन लोगों का उन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें उस व्यक्ति को, यानी कि जो डायरेक्टर है उसको बताना पड़ेगा। क्या इतना समझ में आया? एक बार मेरे को बताओ, क्या इतना समझ में आया? अच्छा, ये चीज ना डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि भाई इन एन एप्लीकेशन व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी टोल्ड, या व्हाट ऑल एप्लीकेशन शुड कंटेन व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 चीजों के बारे में। बहुत ही इजी लिस्ट है, पता होना चाहिए। हाँ या ना बोलो। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सर इसके बाद स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? स्पेशल कोर्ट नोटिस इशू करेगा इंडिविजुअल्स को और बाकी लोगों का जिनका उस प्रॉपर्टी में कोई भी तरीके का इंटरेस्ट है। नोटिस के हिसाब से आपको 6 वीक का टाइम दिया जाएगा, मिनिमम 6 वीक्स का टाइम दिया जाएगा कि आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाओ। मिनिमम कितना होगा? 6 हफ्तों का टाइम दिया जाएगा आपको, मिनिमम 6 वीक्स का टाइम दिया जाएगा कि आप कोर्ट के सामने अपियर हो जाओ। अगर आप कोर्ट के सामने अपियर नहीं होते तो तुम्हारी
वाह 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 कर दी जाएगी, तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी, तुम्हारा थैंक यू वेरी मच कर दिया जाएगा। सर कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको 6 हफ्तों का टाइम दिया जाएगा। 6 हफ्तों के अंदर 6 हफ्तों का मिनिमम टाइम दिया जाएगा कि आपको उतने समय में प्रेजेंट होना है कोर्ट के सामने। अगर तुम प्रेजेंट हो जाते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट ये एफओई यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और अगर अपीयर नहीं होते हो तो भाई ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो अगर तुम अपीयर हो जाते हो तो लॉ के अंदर तुम्हारी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा, नहीं तो प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और अगर तुम अपने एडवोकेट के थ्रू आते हो यानी कि तुम खुद नहीं आते हो, अपने एडवोकेट को भेज देते हो, तो तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा टू फाइल अ रिप्लाई, कि तुम अपनी बात कहने के लिए सक्षम होंगे, पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम मिलेगा टू फाइल योर रिप्लाई। ठीक है सर, क्या ये नोटिस सिर्फ फिजिकली भेजा जा सकता है? द आंसर इज नो। द नोटिस कैन बी सर्व ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी ईमेल वगैरह के थ्रू भी नोटिस को सर्व किया जा सकता है। और भाई हम फॉरेन गवर्नमेंट के जो रिक्वायर्ड ऑफिसर है उसको भी नोटिस सर्व कर सकते हैं, और उसको भी बोल सकते हैं कि कृपया इसकी प्रॉपर्टीज को आप फॉरेन में जब्त कर लो, इसकी प्रॉपर्टीज को आप फॉरेन में जब्त कर लो। ऐसा हम फॉरेन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो माने या ना माने इधर डिफरेंट थिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे? यार अनन्या आपका डाउट क्या था, एक बार वापस से पूछ लोगे? आएगा आएगा बेटा, वो भी आएगा अनन्या, मत टेंशन ले, वो भी आएगा। सर अपियरेंस में इन पर्सन में प्रोसीडिंग्स ड्रॉप क्यों करेंगे? क्योंकि अब तो वो आ गया ना, अब तो वो आ गया। अब वो फ्यूजिटिव कैसे बचा? अब तो वो इंडिया आ गया ना, कोर्ट के सामने खुद प्रेजेंट हो गया, तो वो फिर फ्यूजिटिव ही कैसे बचा? सर हम जो अटैचमेंट और कॉन्फिस्केटेड करते हैं वो सिर्फ एफओई के इंडियन प्रॉपर्टीज पर करते हैं, या फॉरेन प्रॉपर्टीज भी अटैच कर सकते हैं? हम फॉरेन प्रॉपर्टीज को भी अटैच कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड कि फॉरेन गवर्नमेंट उसके अंदर हमारा साथ दे। अगर फॉरेन गवर्नमेंट साथ ही नहीं देगी फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो फिर हम घंटा कोई अटैचमेंट फॉरेन प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते। अगर हमें अटैचमेंट करना है फॉरेन प्रॉपर्टी का तो फॉरेन गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एक फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या के पास लंदन में एक बहुत बड़ी सी प्रॉपर्टी है। अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि यार आप ना वो जो लंदन की प्रॉपर्टी है उसको आप ना अटैच कर लो, उसको आप विजय माल्या को यूज मत करने दो। पर अब अगर लंदन की गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम्स की गवर्नमेंट मानने को ही तैयार नहीं है, वो कह रही है नहीं नहीं हम नहीं अटैच करते, ये हमारा काम नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा आदमी जाने, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो भाई सीधी सी बात है कि फिर उसको हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम कैसे अक्वायर करेंगे? आर्मी थोड़ी ना भेज देंगे कि जाओ 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 अक्वायर करके लेके आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? फटाफट बताओ। एक बार वापस से प्रोसीजर बोलेंगे, सभी लोग घर पे भी बोलेंगे, आंख बंद करके बोलो, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने बच्चों को कितना याद हो रहा है। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट आंख बंद करके एक बार प्रोसीजर बोल दो जरा, जल्दी से बोल दो, बोल दो रे बोल दो। सर अगर जॉइंट ओनर हो तो वो प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी। मुस्कान, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में बताया कि अगर कोई भी और इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो उसको भी नोटिस जाएगा। और अगर उसने बोनाफाइड पर्पस से परचेज किया होगा, यानी अगर उसको लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी सही है, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग कि ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से एक्वायर की गई है, या फिर ये जो बंदा है ये झूठे तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके, इलीगल एक्टिविटी करके प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो भाई उस प्रॉपर्टी को फिर हम छोड़ देते हैं, उतने पोर्शन को हम बेसिकली छोड़ देते हैं, बट बाकी हम फिर अक्वायर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर था और आपको नॉलेज था कि मैंने ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से अक्वायर की है, मैंने प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके अक्वायर की है, तो भैया वो प्रॉपर्टी फिर
जो गवर्नमेंट है वो अटैच कर लेगी, फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपको कोई नॉलेज नहीं थी, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था और आपने बहुत बोनाफाइड बेसिस पे प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया, तो सीधी सी बात है कि आपकी पोर्शन को, आपके हिस्से को छोड़ दिया जाएगा, उसको हम उतने पोर्शन को हम जाने देंगे। सर अटैचमेंट आउटसाइड इंडिया होएगा तो इंटरेस्ट तो इंडियन गवर्नमेंट होएगा क्या नहीं, मतलब भाई इंडिया के बाहर तू प्रॉपर्टी अटैच कैसे करेगा, मेरे को ये बता। आर्मी भेज नहीं सकते, पुलिस भेज नहीं सकते, तुम्हारी पावर लिमिटेड हो जाती है, तो तुम कर ही नहीं सकते ना। अगर फॉरेन गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही, तो आप फिर फॉरेन प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर पाते हो। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। थ्योरी तो ये कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नोटिस वगैरह भेज देगी कि भाई हम नोटिस भेज दे रहे हैं, और फॉरेन गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके वो अटैच करें, पर अब फॉरेन गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। फिर आप वहां के कोर्ट्स में एप्लीकेशन लगाओ, कोर्ट में अलग से तुम फिर पूरा प्रोसीडिंग्स लड़ो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग चलती है, तो यार कैसे ही होगा, है ना। चलिए, आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला चीज आता है बच्चों हमारे सामने, डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। After hearing the application, the special court will declare the individual as fugitive economic offender. अगर व्यक्ति नहीं आता है, अगर वो कोर्ट के सामने अपियर नहीं होता है, तो उसको हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करा देंगे। और सर जो गवर्नमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर लेगी, जो या तो बेनामी प्रॉपर्टी हो, यानी उसने किसी और के नाम पे जानबूझ करके परचेज की हो, या फिर उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो उसने खुद के नाम पे परचेज करके रखी हो, गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी, अटैच कर लेगी। सर जिन भी प्रॉपर्टीज को आप कॉन्फिस्केट कर रहे हो या अटैच कर रहे हो उनको आपको स्पेसिफिकली लिस्ट करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फॉरेन गवर्नमेंट में ऑल्सो बी रिक्वेस्टेड टू सीज फॉरेन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या वर्ड यूज है बच्चों, मे बी रिक्वेस्टेड। भाई आपको रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि कृपया करके भगवान के नाम पे कृपया करके उसकी प्रॉपर्टी को आप अक्वायर सीज कर लो, आप कृपया करके कॉन्फिस्केट कर लो। पर भाई अगर फॉरेन गवर्नमेंट को नहीं मानना है तुम्हारी बात, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम उनके जाने देश में थोड़ी ना घुस जाओगे, वो वाली बात है ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो अक्वायर ही करा के बैठेंगे। सर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी में राइट किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी तरीके का राइट नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने बोनाफाइड बेसिस पे प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, यानी कि उसने जेन्युइन बेसिस पे प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, तो स्पेशल कोर्ट उन प्रॉपर्टीज को अटैचमेंट से छोड़ देगी, कॉन्फिस्केशन से छोड़ देगी। अगर जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी थी और इतनी प्रॉपर्टी कुछ जेन्युइन बायर्स ने परचेज कर ली थी, जेन्युइन लोग थे, इनको इनको कोई नॉलेज नहीं था कि भैया जो ये व्यक्ति है, मालिक जो है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, कोई नॉलेज ही नहीं था। तो भाई सरकार जो है वो इतनी प्रॉपर्टी को छोड़ देगी, बट बाकी जो इतनी प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसको जरूर से कॉन्फिस्केट कर लेगी, इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ये वाला पॉइंट मेरे को एक बार बता दो। सर प्रोसीडिंग्स में बहुत टाइम लगता होगा यार, हमारे देश में प्रोसीडिंग्स आप जानते ही हो, कोर्ट्स की हालत क्या बेहतरीन तरीके की हो रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है। चलिए, ये समझ में आया कि भाई आपका जो बोनाफाइड प्रॉपर्टी है उसको हम कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, पर बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी, बाकी जो भी होगा, वो सब कुछ कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, वो बाकी सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाएगी। ठीक है सर। और सर अगर कोर्ट को बाद में लगता है कि नहीं नहीं बंदा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, तो प्रॉपर्टीज को रिलीज भी किया जा सकता है। और अगर डायरेक्टर को अपील करना है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से, अगर स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से अपील करना है, तो डायरेक्टर प्रॉपर्टीज को 90 डेज के लिए भी होल्ड कर सकता है, 90 डेज के लिए भी
होल्ड कर सकता है इवन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। भाई स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से 90 डेज तक के लिए भी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड किया जा सकता है। ये कॉन्फिस्केशन वाले पॉइंट्स बच्चों आपको याद होने चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हो सकता है आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन उठा के फेंक के मार दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको ये चीज आनी चाहिए। इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बस याद रख लेना, रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ याद होना चाहिए। सर अगर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में ली हो तो भी एग्जिम्ट हो जाएगी? नहीं बच्चे, अगर प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप में लिया है तो हम यही देखेंगे कि क्या वो जो पार्टनरशिप थी वो बोनाफाइड थी या नॉन बोनाफाइड थी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर कल को विजय माल्या विजय माल्या और जो ये थे हमारे, क्या नाम था, दाऊद इब्राहिम, दाऊद आई लगाते ई लगाता है पता नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। विजय माल्या और दाऊद इब्राहिम ना एक पार्टनरशिप करते हैं और ये कहते हैं कि हम ना मुंबई में बहुत बड़ा सा घर खरीदेंगे। अब विजय माल्या तो भाग जाता है। क्या दाऊद इब्राहिम बोनाफाइड परचेसर बन सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है? दाऊद इब्राहिम को पता नहीं था कि विजय माल्या एक तरीके का भगोड़ा है? सब पता था, तब भी दाऊद इब्राहिम ने प्रॉपर्टी परचेज की साथ में। तो सर सरकार इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगी, इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, सरकार के पास इस पे पूरा का पूरा अधिकार आ जाएगा। तो हम बस एक ही चीज देखते हैं कि बोनाफाइड था या नहीं था, यानी कि जेन्युइन परचेज था या नहीं था। अगर जेन्युइन बेसिस पे परचेज की गई चीज है तो बहुत बढ़िया, तो हम उसको छोड़ देंगे। पर अगर जेन्युइन बेसिस पे नहीं है, आपको नॉलेज थी, आपको इंफॉर्मेशन थी कि घोटाला किया जा रहा है, गड़बड़ काम किया जा रहा है, तो फिर हम उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे। समझा? सर बायर पहले से पता कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी लीगल बेस्ड है या नहीं है? हाँ, यानी क्यों नहीं कर सकता? रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के पास जाके तो पूछ ही सकता है, आसपास से पूछ सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? एक बार जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? सर एक क्वेश्चन था, ये जो नोट्स पे हैंडराइटिंग है वो आपकी रियल हैंडराइटिंग है? हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग है भाई। मेरी रियल हैंडराइटिंग है। क्यों, इतनी गंदी लग रही है क्या? सर लास्ट लाइन जो लिखी है वो बता दो। भाई लास्ट लाइन बस इतना कहता है कि अगर अगर डायरेक्टर को, हाँ, ई वाला पॉइंट समझाओ। एक सेकंड देना यार, ई वाले पॉइंट के लिए। भाई यहाँ पे लास्ट लाइन बस एक इतना कहता है कि अगर डायरेक्टर को रिक्वायरमेंट लगती है, अगर डायरेक्टर को लगता है कि नहीं मेरे को इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर अपील, मेरे को जब हाई कोर्ट में अपील करना होगा तो मेरे को इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को प्रूफ के तौर पे शो करना पड़ेगा, तो भैया जो डायरेक्टर है वो प्रॉपर्टी को 90 डेज तक के लिए भी होल्ड कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जब भी स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आएगा वहां से 90 दिन तक के लिए जो डायरेक्टर है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है। अगर स्पेशल कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं इस प्रॉपर्टी को जाने दो, छोड़ दो, तो भाई ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो 90 डेज तक के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है फॉर अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है? और सर पॉइंट ई क्या कहता है कि सर जो भी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी होगी, जो भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा, उसके ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी तरीके की दूसरी गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अरे सर बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है। उसको उसको भरोसा नहीं हो रहा कि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी भी, ओए बहुत प्यारी हैंडराइटिंग है मेरी। हाँ। और मैं तो
मैं तुम्हें बताऊं सच्ची में कि ना मेरे को ये आईपैड पे लिखने की आदत नहीं है, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन नहीं होता ना, पेज पे फ्रिक्शन होता है, लिखते हैं तो थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, इस पे होता नहीं है, तो इस पे लिखना काफी कठिन लगता है मेरे को तो पर्सनली। चलो, अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे सभी लोग। पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम्स। अच्छा बताइए जरा, उमंग और हर्ष, कि मिनिमम ऑफेंस जो है, मिनिमम ऑफेंस अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट वो कितने करोड़ का होना चाहिए? मिनिमम ऑफेंस कितने करोड़ का होना चाहिए? चलो बढ़िया, बच्चे जवाब दे रहे हैं, गुड। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। चलो इधर ध्यान दो भाई, अगला चीज आता है हमारा पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम। हमने बच्चों अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जब हम सेलियंट फीचर ऑफ द एक्ट देख रहे थे, कि भाई इस लॉ के अंदर हम लोग जो आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है, जिस भी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको डिसअलाउ कर देते हैं कोई भी तरीके का सिविल क्लेम लड़ने से। अभी हमने ये चीज देखी थी। सर यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई वो जो व्यक्ति रहेगा उसको हम कोई भी तरीके का सिविल सूट इंडिया में नहीं लड़ने देंगे, कोई भी तरीके से उस व्यक्ति को सिविल सूट इंडिया में लड़ने की परमिशन नहीं होगी। साथ ही साथ में अगर वो किसी कंपनी में की मैनेजेरियल पर्सनल है, प्रमोटर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो भाई ऐसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी या फिर कंपनी को भी हम लोग बार कर देंगे फ्रॉम फाइटिंग एनी सिविल सूट। क्या बोला बच्चों मैंने? अगर कोई भी व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या वो व्यक्ति जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो किसी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर, की मैनेजेरियल पर्सनल या फिर प्रमोटर है, तो ऐसी कंपनी को भी हम लोग डिस इंटाइटल कर देंगे, मना कर देंगे, कॉस्ट कर देंगे, वो कोई भी तरीके का सिविल सूट नहीं फाइल कर सकेगा, कोई भी सिविल सूट नहीं लड़ सकेगा। तो अगर मान लीजिए विजय माल्या के अगेंस्ट कल को मैं कोई केस फाइल कर देता हूं, तो क्या विजय माल्या आके वो केस लड़ पाएंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि सर वो जो है अब वो डिस इंटाइटल हो चुके हैं, बीइंग अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्रॉम फाइटिंग एनी काइंड ऑफ सिविल क्लेम। सर क्या अगर उनको कोई भी तरीके का क्रिमिनल केस लड़ना है तो वो क्रिमिनल केस लड़ सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, क्रिमिनल केस लड़ सकते हैं, पर हम उनको कोई भी तरीके का सिविल केस लड़ने नहीं देंगे। क्या सभी को इतना पॉइंट समझ में आया? फटाफट ये भी बात बताओ मेरे को जल्दी से। और उमंग और हर्ष, तेरा तो मेरे को जल्दी से जवाब चाहिए, तुम दोनों के तो जवाब मेरे को आते रहने चाहिए। हाँ क्या बात है अर्पित, क्या बेहतरीन चीज बोल रहा है। अर्पित कह रहे हैं सर हमें पता है कि एक सीएसबी की मैनेजेरियल पर्सनल होता है, तो अगर कल को हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बन जाते तो हमारी कंपनी भी गई। यस, कंपनी भी जाएगी। वो एक बीच में चला था ना, एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पानी में गया, छपैक, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर उसके साथ कंपनी पानी में गई, पानी में गई, छपैक छपैक। ठीक है, तो ये चीज वाली बात है। चलो सर, क्रिमिनल केस कौन लड़ेगा? क्रिमिनल केस कौन लड़ेगा मतलब, अगर मान लो मैं आज की डेट में विजय माल्या के अगेंस्ट मर्डर का केस लगा देता हूँ, मर्डर कर दिया इन्होंने किसी का, तो क्या वो मर्डर का केस लड़ सकते हैं? यस, मर्डर का केस लड़ना अलाउड होगा। ठीक है सर, कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट्स के नाम पे कॉमन मैन से फंड लेके भाग जाते हैं, तो ये भी एफओई में आता है। कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट्स के नाम पे कॉमन मैन से, हाँ हाँ ये भी आपका एफओई में आएगा, ये भी आएगा मुजम्मिल, ये भी है। और सर हमारा लाइसेंस सीएस का भी पानी में गया, छपैक छपैक छपैक। ठीक है सर, उसको सिविल केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कुछ भी नहीं मिलेगा, वो लड़ ही नहीं सकता ना, सिविल केस लड़ ही नहीं सकता, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कोई भी तरीके का सिविल केस नहीं लड़ पाएगा। चलो अगली चीज आती है हमारे पास, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बिफोर वी स्टार्ट विद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि सर कॉन्फिस्केशन और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है। बच्चों, फाइनल कोर्ट के ऑर्डर से पहले जब भी आपके प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज करती है,
तो उसको हम लोग कहते हैं अटैचमेंट। पर आपके गवर्नमेंट के कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद जब प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है तो उसको कहा जाता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, वापस से एक बार बोलेंगे सर। अगर हमने बिफोर फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर कोई प्रॉपर्टी सीज किया तो वो कहलाता है हमारा क्या, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। पर अगर हमने बाद में कभी अटैचमेंट किया तो उसको क्या कहते हैं, आफ्टर कोर्ट अगर हमने सीज किया प्रॉपर्टी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अटैचमेंट की, कॉन्फिस्केशन की नहीं, अटैचमेंट की। क्योंकि कॉन्फिस्केशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके पहले हमें अटैचमेंट देखना पड़ता है। सर अटैचमेंट कैसे होगा, डायरेक्टर जो होगा वो प्रोविजनली आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है। सर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच ही बिलीव्स टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी उसको लगता है कि आपने धोखाधड़ी या फिर फ्रॉडुलेंट या फिर इलीगल एक्टिविटी से प्रॉपर्टी बनाई है, उसको वो अटैच कर सकता है। साथ ही साथ में अगर उसको ये डर है कि ये प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होगी अटैचमेंट के लिए, यानी कि जब मैं बाद में इस प्रॉपर्टी को लेने जाऊंगा या कॉन्फिस्केट करने जाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी शायद बिक चुकी होगी, ये खत्म हो चुकी होगी, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग अटैच कर लेते हैं। हम यानी कि डायरेक्टर अटैच कर लेता है। सर डायरेक्टर को अटैचमेंट के 30 डेज के अंदर स्पेशल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा अटैचमेंट को कंफर्म करने के लिए। सर क्या बोला मैंने, डायरेक्टर को 30 डेज के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा अटैचमेंट को कंफर्म करने के वास्ते। एंड फाइनली प्रॉपर्टी कैन बी अटैच फॉर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। भैया स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से 180 दिन के लिए आपके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। क्या सर इसके अंदर एक्सटेंशन अलाउड है, बिल्कुल एक्सटेंशन अलाउड होगा। 180 दिन से भी ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके रखा जा सकता है। तो भाई मेरे साथ बोलेंगे अटैचमेंट का क्या प्रोविजन है, क्या सर प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, द आंसर इज यस, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। सर कौन अटैच करेगा, डायरेक्टर अटैच करेगा। सर कब अटैच करेगा, जब उसको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या फिर सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होगी जब हम अटैचमेंट करने जाएंगे तो। और सर जब भी वो अटैचमेंट करेगा तो उसको 30 डेज के अंदर स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ ये अटैचमेंट को फाइनल कर दिया जाए। और सर फाइनली जब भी अटैचमेंट होगा तो 180 दिन के लिए आपका अटैचमेंट किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, और इसके अंदर एक्सटेंशन अलाउड होगा। बोलो तारा रा रा रा, समझ में आ रहा रा रा रा, आया या नहीं आया, लप्पू सा चीज था पर आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। उमंग जल्दी से बोल, उमंग जल्दी से जवाब दे। उमंग जल्दी से चैट में मेरे को इस पॉइंट को समराइज करके देना यार, जल्दी से चैट में समराइज करके इस, ये क्या लिखा है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको जल्दी से समराइज करके दे। तारा रा रा रा, समझ में आ रहा रा रा रा। तुम भी अपना वो डीजे चालू कर लेना, एक वो अभी गाना चल रहा है ना, सर की नहीं, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं हाय धीरे धीरे। वो उसके आगे का रैप क्या है वो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है अभी, पर अच्छा फनी सा था वो एक तीसरे व्यक्ति ऐसा करते थे हाँ। चुनरी जो सर की तो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरी दिल ले गई, गाना ऐसा है, अब पता नहीं भाई, तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम देखते हो। दिल ले गई छोड़ो, पहले ये बताओ अटैचमेंट समझ में आया नहीं आया, सब ना इंस्टाग्राम से अटैच्ड है बच्चों। साथ ही साथ में याद भी करते चलना है, याद हुआ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ना 2 साल बाद तुम भी यही गाते हुए सुनोगे, किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे पार्टी हो रहा होगा और वहां पे तुम ये गाना गाओगे।
सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं हाँ धीरे धीरे। डायरेक्टर प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए स्पेशल कोड अप्लाई कर सकता है विद इन 30 डेज, एंड ऑर्डर से 180 डेज के लिए अटैच कर सकते हैं और एक्सटेंशन अलाउड होता है। वेरी गुड। सर डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? भारत सरकार, आपकी सरकार, भारत सरकार। चारू कह रही है सर एक बार वापस से रिपीट कर दो, मेरा ना नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है। यार क्या हो गया? बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? बच्चे हम यहाँ पे बस इतना कह रहे हैं, जो डायरेक्टर है वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है, अपने पास रख सकता है। सर किन सिचुएशंस में रखेगा? जहाँ पे उसको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से, इलीगल तरीके से अक्वायर किया है। या फिर अगर डायरेक्टर को ये लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सब्सिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होगी जब वो कॉन्फिस्केट करने आएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया जाता है। सर अटैचमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर आपको स्पेशल कोर्ट, आपको यानी डायरेक्टर को स्पेशल कोर्ट के सामने अप्लाई करना पड़ता है, ताकि इस अटैचमेंट को कंफर्म किया जा सके, फाइनल किया जा सके। और सर ये जो अटैचमेंट है ये कितने डेज के लिए अलाउड होता है? 180 डेज के लिए अलाउड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट। जब भी स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आता है वहां से 180 दिन के लिए ये अलाउड होता है। और सर क्या ये एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्कुल एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंशन अलाउड होता है। सर अगली चीज आती है हमारे पास, पावर ऑफ सर्वे सर्च एंड सीजर। भाई हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि सर्वे सर्च और सीजर में क्या फर्क होता है। जल्दी से बताओ, कौन मेरे को बताएगा सर्वे सर्च और सीजर में क्या फर्क होता है? मेरे को एक कोई फनी एग्जांपल दो सभी बच्चे, एक कोई फनी एग्जांपल दो, जल्दी से दो। रचित को पुलिस ने पकड़ लिया, ओए ये मेरा एग्जांपल है, चोरी करता है। जल्दी जल्दी। तुम यार मेरे से ज्यादा क्रिएटिव हो, इंस्टाग्राम देखते हो, मूवियां देखते हो, कुछ तो बताओ। सब लोग कह रहे सर रचित वाला वाज द बेस्ट एग्जांपल, रचित फेमस हो गया। चलो इधर ध्यान दो। सर एक बार की बात है, सर आपको इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया। नहीं, इतना पैसा ही नहीं है यार, क्या पकड़ेगा इनकम टैक्स वाला? पकड़ के भी वो ना 100 रुपए मेरी जेब में और डाल के चला जाएगा कि यार रख ले, चल तू भी रख ले। सर एक एग्जांपल और देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में सर्च, फीचर और ये जो है ना सर्वे, ये एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। अब वैसे मेरे को मालूम है कि वो रचित वाला एग्जाम्पल बेस्ट था, पर एक एग्जाम्पल ना मेरे दिमाग में और बहुत ज्यादा घूम रहा है, एकदम घूमता ही जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें। इस बार कौन बलि का बकरा बनेगा? इस बार अपन बलि का बकरा बनाते हैं। हम्म, चलो तुम रचित कह रहा है हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। नहीं, अरे तुम लड़कियों का तो एग्जाम्पल में एनी एनी केस अवॉइड ही करता हूँ, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है थोड़ा सा। लड़के क्या ऐसी हरकतें करते भी है ना, तो पता होता है कि हाँ लड़कों का तो पता है, वो करते ही ऐसी हरकत है। कौन है तुम्हारे को? हाँ ये आया ना। क्या बात है, क्या बात है। भाई अर्पित ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, हम बस इसको थोड़ा सा ना चेंज करेंगे। अर्पित हमारे क्लास का स्टूडेंट है। भाई अर्पित ना एक दिन एपीटी आ रहे थे, ये एपीटी हमारी क्लास, एपीटी आ रहे थे, पर उनको ना
यहाँ पे एक कन्या मिल गई। अरे सर, आप हमेशा बीच में कन्या को क्यों ले आते हो? क्या? कन्या मिल गई और ये अपनी बाइक पे ऐसे जा रहे थे। क्या बात है सर, क्या भाई साहब, बाइक तो कातिलाना। ओए होए। हाँ भाई, अच्छी बाइक बन गई यार, प्राउड है मेरे को। भाई अर्पित अपनी बाइक पे जा रहे थे, उन्होंने इस कन्या को देखा और इस कन्या के साथ दिल लगा के ये चले गए। यहाँ का जो एक मॉल है, बीबी सिटी मॉल, भोपाल का जो एक फेमस मॉल है, वहां चले गए। सर क्या बहुत सुंदर लग रही है कन्या आपकी। अरे बहुत ही सुंदर है भाई, तुम नहीं जानते। तुम अर्पित की नजरों से देखोगे तो तुम्हें सुंदरता पसंद पता चलेगी, अपनी नजर से पता नहीं चलेगी। ना ना ना। सर मॉल चले गए। अब जब ये मॉल गए ना, तो अर्पित के एक कोई चाचा जी थे, वो भी इस मॉल में घूम रहे थे। अब चाचा जी ने देख लिया कि अर्पित तो ना कन्या को ऐसे आइसक्रीम खिला रहे हैं कि अल्ले मेरा बाबू, अल्ले मेरा सोना बच्चा, अल्ले मेरे मेरा बाबू कितना पतला हो गया, खाता ही नहीं है, ऐसे करके ना खिला रहे थे आइसक्रीम। तो चाचा जी ने जाके अर्पित के फादर साहब को बता दिया कि आपका बच्चा तो किसी को आइसक्रीम में खिला रहा है। ओ माय गॉड, फिर तो बात ही क्या थी। अर्पित के पापा ने कॉल किया ईपीटी में और कहा कि अर्पित आया है क्या। तो ईपीटी वालों ने कहा कि सर हम ना चेक करके बताते हैं, बच्चा ऊपर पढ़ता है, हम तो नीचे रिसेप्शन में होते हैं, हमें पता नहीं होता है, मैं चेक करके बताती हूँ। जो भी रिसेप्शनिस्ट थी उनने ये कहा। तो अर्पित के पापा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप बताओ। और उतनी देर में अर्पित के पापा ने अर्पित को कॉल कर दिया। ओ माय गॉड। अर्पित के पापा ये एग्जाम्पल सुन रहे हैं बाय द वे, उनने मेरे को टेक्स्ट मारा है कि हाँ 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 ऐसा हुआ भी है। तो उन्होंने टेक्स्ट, अभी ये देखो टेक्स्ट आया है। तो अर्पित के पापा ने अर्पित को कॉल कर दिया और कहा कि अरे अर्पित, कहाँ है तू? तो अर्पित ने कहा पापा क्लास में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। कहते अच्छा कौन सी क्लास में? ये आशिकी 1 या आशिकी 2? तो वो कहता है अरे अरे पापा, निकुंज सर की क्लास चल रही है, निकुंज सर की क्लास में हो, उनके एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अर्पित के पापा कहते हैं अच्छा बेटा, तू आ जरा, देखते हैं तेरे को अब, तू बस आ, तू आके तो देख, घर तो आ। अर्पित को लग जाता है पता कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो फटाक से भाग जाता है ईपीटी, कन्या को वहीं छोड़ के वो ईपीटी भाग जाता है। सर एपीटी में अंकल भी पहुंच जाते हैं और अंकल अर्पित का जो फोन होता है वो चेक करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? अर्पित का फोन चेक करने लग जाते हैं। अब भाई अर्पित ने ली होती है बहुत सारी सेल्फियां, सोचा होता है इंस्टाग्राम पे डालूंगा, ट्रू लव, माय हबी, माय डबी, माय क्यूटी पाई, ऐसे करके। पर यहाँ पे तो खुद की ही वाट लगी हुई है। सर यहाँ पे जो अर्पित के पापा ने अर्पित से कॉल करके पूछा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वे। क्या कहते हैं? सर्वे, पूछताछ। जो अर्पित के पापा ने अर्पित का फोन चेक किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्च। और अगर बाद में अर्पित का फोन, मोबाइल, यानी कि मोबाइल, पैसा, वॉलेट वगैरह, गाड़ी, अगर ये सीज कर ली जाती है तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा हमारा सीजर। क्या कहलाएगा? सीजर। क्या कहलाएगा? सीजर। क्या सभी को इतना क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अर्पित के पापा कह रहे हैं मेरे को तो क्लियर है। अर्पित को क्लियर है या नहीं है मेरे को नहीं पता, पर अर्पित के पापा को तो बिल्कुल क्लियर है। चलो सर, यहाँ पे अर्पित के फादर साहब ने अर्पित के फादर साहब ने जब अर्पित का फोन चेक किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड्स। तो सर्वे, सर्च और सीजर में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड्स, हम चेक कर सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स को गो थ्रू करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में अर्पित के फादर साहब ने जब एपीटी में कॉल किया, तो उन्होंने क्या किया? वेरीफाई किया कि अर्पित तो कह रहे हैं वो क्लास में बैठा है, एपीटी वाले कह रहे हैं हम पूछ के बताते हैं, और एपीटी वालों ने बाद में कहा कि नहीं सर वो नहीं बैठा है क्लास में, वो तो आया ही नहीं है आज। वो तो बल्कि ये बोल के छुट्टी ले लिया है कि आज मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। पापा का ना गला खराब हो गया, कल उन्होंने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, ऐसा करके। तो भाई ये क्या हुआ?
वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ में जब अर्पित के फादर साहब ने इंफॉर्मेशन मांगी, अर्पित के दोस्तों से इंफॉर्मेशन अगर मांगी, तो वो क्या होता है, रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो भाई सर्वे, सर्च और सीजर में ये तीसरा काम भी किया जा सकता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है। सर इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो आपके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि हम सब कुछ लिख के रख लेंगे। भाई इतना सब कुछ याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आपके स्टेटमेंट्स को लिख के रख लेंगे ताकि कल को अगर आप पलटो तो आपको हम पलटू राम करके बुला सके। साथ ही साथ में आपके पास से अगर कुछ भी सीज होता है तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट भी मेंटेन होनी चाहिए ताकि भाई कल को ऐसा ना हो कि जो डायरेक्टर है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो ही प्रॉपर्टी की हेर फेर कर दे। यानी कि उन्होंने 10 किलोग्राम का अगर गोल्ड जब्त किया तो वो अपने रिकॉर्ड में सिर्फ 5 किलो ही लिख रहे हैं, बाकी का 5 किलो अपने घर लेके चले गए। ऐसा ना हो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपको प्रॉपर इन्वेंट्रीज वगैरह मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और सर लास्ट, कई जगहों पे आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा दिया जाएगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो उसके गेट पे थप्पा मार दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा एक सील मार दिया जाएगा और वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या जो भी डिपार्टमेंट है उसका ठप्पा पड़ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब सरकार ने जब्त कर ली है। ठीक है, हाँ सही बात है भाई। अर्पित के फादर साहब जो है वो अर्पित के ऊपर सील चिपका देंगे, यहाँ पे एकदम चाटे का तेज का सील चिपका हुआ मिलेगा और आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाएगा। सही बात है। अर्पित भाई बुरा तो नहीं मान गए, बुरा मान जाओ तो याद रखना कि ये तुमने किया हुआ है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सर सर्वे, सर्च एंड सीजर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है यार। प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लॉ के हिसाब से जाते हो ना तो बहुत ही अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी हुई है। कहीं पे सर्वे को कुछ और डिफाइन किया गया है, कहीं पे सर्च को कुछ और डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन में वेरिएशन आपको लॉ के बेसिस पे देखने को मिलेगा। जैसे इनकम टैक्स कहते हैं कि सर्वे के अंदर वो आपसे जनरल पूछताछ कर सकते हैं, वो आपके जनरल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जबकि आईपीसी के अंदर बोला गया है कि सर्वे के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछताछ ही की जा सकती है। आपके ऊपर सर्च करने के लिए उनको अलग से वारंट की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये भी ना पता हो कि जब आपकी गाड़ी, यानी आप मान लीजिए पुलिस वाले अगर आपकी गाड़ी पकड़ लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है तो उसके सर्च के लिए भी, उसके अंदर सर्च करने के लिए भी वारंट का रिक्वायरमेंट होता है। उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटी की। तो आपके जो पुलिस वाले होते हैं वो डायरेक्टली गाड़ी के अंदर घुस के आपकी सर्च नहीं कर सकते, कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो वही सर्वे के अंदर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इट विल बी लाइक क्वेश्चनिंग, आप कर लो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सर्च करने के लिए भाई हम आपका सर्च वगैरह कर लेंगे। और सीजर के लिए, सीजर का तो मतलब होता है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को सीज ही कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इनको रिक्वायरमेंट लगती है, डायरेक्टर को रिक्वायरमेंट लगती है तो वो सर्च करने के लिए या सीज करने के लिए या आपसे सर्वे करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी में घुस सकते हैं, कोई भी ताला वाला तोड़ सकते हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह रीड कर सकते हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। एक बार की बात है, हमारा एक क्लाइंट था, उसने ना बड़ा ही फेमस, यानी मेरे को आज भी हंसी आती है जब वो मैं केस सोचता हूँ। तो बंदा था हमारे पास, अगर जिनको ना पता हो तो मैं इनकम टैक्स के मैटर्स देखता हूँ। और हमारे पास एक व्यक्ति आया था, उसके घर पे ना सर्च पड़ गई थी। और सर्च पढ़ने में ना क्या होता है, यूजुअली आपका जो मोबाइल फोन वगैरह होता है उसको ना जब्त कर लिया जाता है, आपके मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स सब कुछ पढ़ लिए जाते हैं। अब भाई वो शादीशुदा आदमी था, 2 बच्चे थे उसके, और एक घर वाली थी और एक बाहर वाली थी। तुम मजे की बात जानो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। एक घर वाली थी और एक बाहर वाली थी। घर वाली से उसको 2 बच्चे थे और बाहर वाली से उसकी बढ़िया चैटिंग चैटिंग चल रही थी, बढ़िया मजे से बातें हो रही थी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा, चुपचाप से तू अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, चुपचाप से बता दे कि तूने क्या क्या घोटाले किए हैं, क्या क्या तूने पैसा छुपाया है, नहीं तो मैं ये चैट तेरी बीवी को लीक कर दूंगा। तेरी बीवी आके सबसे पहले चैट पढ़ेगी,
फिर तू इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, हमसे भी पिटेगा, अपनी बीवी से भी पिटेगा, 2 बार पिट जाएगा। तो तू देख ले तेरे को क्या करना है। एंड बाद में बहुत हंगामा हुआ था उस बात को लेके, पर हाँ, ये एक्चुअली में हुआ था। तो सर, जो आपके डायरेक्टर होता है, ये फॉर ये आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के अंदर भी आपके सारे तरीके के इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। आपके प्राइवेसी को वो कचरे के डब्बे में डाल देगा, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है? सर, थर्ड केस तभी एप्लीकेबल होगा जब पहले के प्रोसीजर अगर पर्सन फॉलो नहीं करता है तो। नहीं, नहीं, ये जो थर्ड केस है ये भी फॉलो हो सकता है। भाई मान लीजिए आप अपने घर में रेस्ट कर रहे हो, एकदम से सर्च टीम आपके घर के अंदर घुस सकती है और बोल सकती है कि हमारे पास ये वारंट है, हम आपके घर में सर्च करना चाहते हैं। है। सर, आपके क्लाइंट ने क्या ऑप्शन चूज किया? क्या लगता है तुम्हें? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। अच्छा, अब मजे की बात तो सुनो, मजे की बात अभी खत्म कहाँ हुई है। अर्पित को घर लेके गए, अर्पित को घर लेके गए। अर्पित को जब यानी पता चल यानी अर्पित के फादर साहब को जब पता चला तो अर्पित को घर लेके गए वो अपने साथ बिठा के, और घर पे उनने पूछताछ की कि ये लड़की कौन है, क्या करती है, क्या नाम है, फटाफट बता, नहीं तो हम बहुत पीटेंगे तेरे को, जल्दी से बता। अब अर्पित डरा हुआ तो था ही। अर्पित ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी लड़की के साथ नहीं गया था, मैं तो इन जनरल अपने दोस्तों के साथ गया था, लड़की तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थी। अर्पित के पापा कहते हैं कि पक्का तू किसी लड़की के साथ नहीं गया था? अर्पित कहता है, अरे नहीं पापा, किसी लड़की के साथ नहीं गया था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गया था, और वो भी मेरा मन कर गया था कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इतना ज्यादा कंटेंट हो गया है, थोड़ा सा थोड़ा सा आराम कर लूं। मैं मानता हूँ मेरी गलती, पर लड़की वड़की का चक्कर नहीं था, लड़की का चक्कर नहीं था बाबू भैया, लड़की का चक्कर नहीं था। अर्पित के पापा अर्पित के पास आए और उन्होंने ना ऐसा सूंघा थोड़ा सा, और देखा तो अर्पित के कंधे पे लंबे लंबे बाल थे। ओए होए 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 होए, ऐसे लंबे लंबे बाल थे। और अर्पित की जेब में से क्लचर भी निकला। अब अर्पित हक्का बक्का रह गया। अर्पित हक्का बक्का रह गया कि अब मैं क्या जवाब दूं, अब तो मेरे पास जवाब देने के लिए भी नहीं है। अर्पित के पापा ने टॉन्ट मारते हुए पूछा, क्यों बेटा, तेरे लड़के दोस्त लड़कियां हैं क्या? क्लचर वचर लगाते हैं क्या? ऐसे लंबे लंबे बाल लेके घूमते हैं क्या? और फिर जो उसकी धुनाई हुई है, उसकी कहानी आज तक अर्पित बयान नहीं कर पाता। ये जो अर्पित के पापा ने किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्च ऑफ अ पर्सन। क्या कहते हैं बच्चों? सर्च ऑफ अ पर्सन। कि किसी व्यक्ति को भी सर्च किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से सर्च किया जा सकता है। सर, कब सर्च किया जाएगा? अगर वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, या अगर डायरेक्टर को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो भाई उस व्यक्ति को भी सर्च किया जा सकता है। हाउएवर, अगर वो पर्सन ये कहता है कि नहीं, मेरे को आप मजिस्ट्रेट या फिर सुपीरियर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करो, तो भाई उसको आपको 24 आवर्स के अंदर सुपीरियर ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर कोई लड़की है, कोई कन्या है, तो भाई उसको सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल ही सर्च कर सकती है, और कोई सर्च नहीं कर सकता। अगर मजिस्ट्रेट या फिर हायर ऑफिसर को लगता है कि कोई रीजन ही नहीं है सर्च करने का, ये आदमी में कोई पर्पस ही नहीं है कि इसको सर्च किया जाए, तो उसकी सर्च को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी सर्च नहीं की जाएगी। अगर सर्च हो रहा है तो वहां पे एटलीस्ट 2% प्रेजेंट होने चाहिए और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। और भाई जिस व्यक्ति को सर्च किया जा रहा है उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ में अथॉरिटी मस्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी सीज। जो भी उसके पास से प्रॉपर्टी मिलेगी उसका एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो भाई हमें क्या समझ आया? क्या सर्च ऑफ अ पर्सन कंडक्ट किया जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। एक पर्सन का जो सर्च है उसको कंडक्ट किया जा सकता है। सर, कब कंडक्ट किया जाएगा? जब हमें डाउट है कि ये व्यक्ति प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, हमें लगता है कि ये व्यक्ति प्रॉपर तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि मेरे को आप मजिस्ट्रेट या फिर हायर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करो, तो आपको उसको हायर ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर, कितनी देर में? 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा।
अगर मजिस्ट्रेट या फिर हायर ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्पस ही नहीं है इसको सर्च करने का, तो फिर सर्च को हम खत्म कर देंगे, वहीं पे एंड कर देंगे। अगर कोई फीमेल है तो उसका सर्च सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल ही कर सकता है। जब भी सर्च होगा तो उस व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि पुलिस वाले या फिर डायरेक्टर जो है अपने तरफ से चीजें ना लिख दें, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और सिग्नेचर होगा। साथ ही साथ में टू इंश्योर कि भाई कोई भी तरीके का गलत काम ना हो और प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल रहे, तो वहां पे 2 लोग होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, और उन 2 लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे अर्पित के केस में अर्पित की मदर और उनकी जो बहन है वो वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने देखा कि हाँ, अर्पित के जेब में क्लचर और अर्पित के कंधों पे बाल थे। तो भाई इस तरीके से उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। किसी को सर्च सीजर में कोई भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम लास्ट 2 टॉपिक्स पे बढ़ते हैं और हमारा इसी के साथ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बोलो। गुड क्वेश्चन उमंग। इसको अभी भी कानून थोड़ा सा चेक कर रहा है, तो जब चेक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कानून अभी इसको थोड़ा सा अनक्लियर है। सर सर्च ऑफ अ पर्सन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस सर्च ऑफ अ पर्सन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्च ऑफ अ पर्सन। सभी को इतना क्लियर है या नहीं है, एक बार बता दो। भाई उमंग, ये कतई मेरे को समझ ना आया, पर मेरे को अच्छा लगा कि तूने कम से कम क्लास में कुछ बोल तो रहा है, दैट इज गुड। सर ये जो 2 लोग होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। पुलिस वाले तो पुलिस वालों का ही साथ देंगे ना, तो कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए। चलो, लास्ट 2 चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद ना मेरे को आप लोगों का 2 मिनट चाहिए रहेगा। बच्चों आप लोग 2 मिनट के लिए बस और रुकिएगा, वैसे हम लोग क्लास जल्दी एंड करेंगे, पर 2 मिनट मेरे को आप लोगों का चाहिए होगा। सर रूल ऑफ एविडेंस से पहले हम अपील देख लेते हैं। क्या सर अपील किया जा सकता है? द आंसर इज यस, डेफिनेटली अपील किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट से हाई कोर्ट को अपील किया जा सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। पर अगर आप किसी रीजन को जस्टिफाई कर पाते हो कि क्यों डिले हुआ है, तो आप बिल्कुल वो रीजन स्टेट कर सकते हो। सफिशिएंट कॉज अगर है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर आपको मैक्सिमम टाइम 90 डेज का दिया जाएगा। 90 डेज के अंदर तो आपको कुछ भी करके अपनी अपील फाइल करनी ही पड़ेगी। 90 डेज से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, तो 90 डेज का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। सर लॉ जो है ये बाकी लॉ के ऊपर रहेगा, ये बहुत सुप्रीम रहेगा। अगर कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, अगर कभी भी लड़ाई हो रही है 2 कानून के बीच में, जिसमें से एक कानून आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ही जीतेगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को ही हम लोग मानेंगे। सफिशिएंट कॉज है अपने पास, अगर 90 डेज हो जाते हैं तो भी चांसेस रहेंगे क्या? यार लॉ कहता है 90 डेज का हम आपको मैक्सिमम टाइम देंगे, पर कुछ इंस्टेंसेस पे कोर्ट ले भी लेते मैटर। कोर्ट जो होते हैं वो अपने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सफिशिएंट कॉज है और इसलिए हम 90 डेज से ऊपर का टाइम अलाउ कर देंगे। तो कुछ केसेस में तो देखने को मिलता है, पर यूजुअल केसेस में मैक्सिमम लिमिट इज 90 डेज। 90 डेज के ऊपर अपील अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है सर, लास्ट रूल ऑफ एविडेंस, ये शो करना कि कोई बंदा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये किसका काम होगा? डायरेक्टर का काम होगा। ये किसका काम होगा बच्चों? डायरेक्टर का काम होगा शो करना कि कोई भी व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। किसका काम होगा बच्चों? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये किसको शो करना पड़ेगा? डायरेक्टर को शो करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि उसने गलती से प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसको तो नॉलेज ही नहीं था ये प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंट है, इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू परचेज किया गया है, गलत तरीके से परचेज किया गया है, तो भाई ऐसे सिचुएशन में
उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसने गलती से प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली है। ये उसका काम होगा। लॉ या फिर कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा, अज्यूम करके चलेगा कि तुम भी मिले हुए थे, तुम भी कमीने थे, तुम भी गद्दार थे, तुमने भी देश के साथ धोखाधड़ी की है। तुम्हारा काम होगा ये शो करना कि नहीं, मैं तो देशद्रोही नहीं, मैं देशभक्त हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने तो गलती से प्रॉपर्टी परचेज कर ली, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं था। तो जो भी व्यक्ति ये क्लेम करता है कि उसने गलती से प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, ये उसका काम बनता है कि वो बोले और वो बताए कि हाँ भाई उसने गलती से प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। ठीक है। और लास्ट, सर, जरूरी नहीं है कि सारे के जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि सफिशिएंट एविडेंस प्रेजेंट हो जाना चाहिए कोर्ट के सामने, उतना बहुत है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कतई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको सारी की सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेगी और तभी ये कोर्ट मानेगा। अगर कोर्ट के सामने सफिशिएंट रीजंस है तो भी भैया व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर कोर्ट को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लगता है तो कोर्ट आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। आई होप बच्चों आपको ये अब चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। हमने अभी तक इस सीरीज के अंदर 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाएंगे जैसे जैसे, और हम लोग बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी करते चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से याद होते जाए। अभी कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, 2 मिनट रुकिएगा, कोई क्लास छोड़ेगा नहीं अभी। मेरे को 2 मिनट आप लोगों से बात करनी है, 2 मिनट। पर आई होप आप लोग साथ ही साथ में पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से डील कर रहे होंगे। अब 2 बातें मेरे को आपसे करनी है। गिवन द फैक्ट कि मैंने सीएस निकाला हुआ है, गिवन द फैक्ट कि अपना पुराना रिश्ता रहा हुआ है, पुराना रिश्ते का मतलब है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है मेरे से। गिवन द फैक्ट कि अब टाइम आ चुका है कि आप अपने पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियसली लें, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि अपन कुछ आज डिस्कशन करें, थोड़े से कठिन हो, थोड़े से अजीब हो, पर अपन उनको जरूर से डिस्कस करें। यह प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको सिर्फ सफिशिएंट कॉज शो करना है, सिर्फ सफिशिएंट रीजन शो करना है। उसको हम लोग लॉ की भाषा में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यार पहले तो मेरे को आपसे अपनी क्लास के बारे में फीडबैक चाहिए, और ध्यान से सुनना, तुम शायद से ये सोचोगे कि भाई वापस से वही शुरू कर दिया इस आदमी ने। मेरे को कुछ बच्चों के फीडबैक अच्छे आते हैं और कुछ बच्चों के फीडबैक ही नहीं आते। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे शायद से कहीं ना कहीं थोड़े सी चीज को लेके मायूस हो जाते हैं, या छोटी सी चीज को लेके सोचते हैं कि यार ये मजा नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि ऐसा कुछ भी है जो आपको लगता है कि यार सर ये बेटर हो सकता है, प्लीज बोलो। इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अब हम जो अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना, जो अब हम 3 चैप्टर शुरू करने वाले हैं उससे बच्चे खौफ खाते हैं। एंड मैं ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं और बहुत सारे बच्चे तो चैप्टर्स छोड़ के ही चले जाते हैं। अब जो हम चालू करेंगे दैट इज योर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम जो चालू करेंगे वो होगा आपका फेमा। हम जो चालू करेंगे वो है आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तीनों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और मैं इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। सच में डिफिकल्ट है, सच में बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा लिमिट्स है। और इसलिए आई वांट कि आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज 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 आप मेरे को दें। मैं हर बच्चा, जो 40 बच्चा, 30 बच्चा, जितना भी बच्चा बैठा हुआ है, प्लीज एक बार फीडबैक दो और फिर दूसरी बात पे अपन आएंगे। अभी भी देखो सिर्फ 4 बच्चों की रिप्लाई आए मेरे पास। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू।
ऋषिकेश कह रहा है किस बारे में फीडबैक देना है सर? इन जनरल फीडबैक देना है मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे को अपना बड़ा भाई या फिर मेंटोर मानते हो तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप आराम से फीडबैक दे सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, गाली गलौज के अलावा कुछ भी करोगे तो चलेगा, इट इज ऑल गुड। पर इट इज इम्पोर्टेंट कि अपन उस लेवल पे पहुंच सके जहां पे आप अपने दिल की बातें सारी शेयर कर सको और मैं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट ला सकूं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम जो बच्चों ने मेरे को फीडबैक दिए थे कि सर कभी कभी क्लास में मस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है, मेरे को पता नहीं बच्चे का नाम क्या था पर उन्होंने फीडबैक दिया था एंड आई मेड श्योर कि यार अपने क्लासेस में अब मस्ती थोड़ी सी कम कर दे, अपन उल्टे सीधे एग्जांपल्स कम कर दे और कंटेंट बढ़ा दे। आई ट्राइड दैट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर नोट्स थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते हैं, वो अपन ने किया। और साथ ही साथ में अपन ने ये जो मैराथन सेशंस अपन ले रहे हैं वो भी अपन ने किया। तो अगर आपको और कुछ चीजें लगती है तो अपन बिल्कुल और भी कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई एट एपीटी एंड एवरीबॉडी एट एपीटी आर हियर टू हेल्प यू विद दिस। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है यार। ऑफलाइन क्लास की बात बस इतनी है कि ऑफलाइन क्लासेस आर अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा वर्क शेड्यूल टाइट चल रहा है तो मैं आ नहीं पाता हूँ। पर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आऊं, या तो अगस्त में ही आऊं या सितंबर में एक बार आऊं ताकि अपन उसको कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी ध्यान दो। अपन लोग ना, मैं आप लोगों के साथ आज परिश्रम शीट शेयर कर दूंगा इस चैप्टर की, जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हैं, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ना तो प्रीवियस अटेम्प्ट में ना तो इस अटेम्प्ट में। मैंने सीए वगैरह के भी ग्रुप्स में देख लिया, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको उसमें तो डरने की कोई बात नहीं है, तो आपको ये शीट मिल जाएगी और आपको ये सॉल्व करना होगा। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको मैं हाथ पकड़ के सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, दीज आर योर सेल्फ एफर्ट। इतना आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर नदी पार करनी है तो इतना करना पड़ेगा। और सिर्फ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपने आंसर्स को लेके मेरे पास आना भी पड़ेगा, शो भी करना पड़ेगा, फोटो खींच के भी भेजना पड़ेगा ताकि मैं आपको आपके आंसर्स को लेके कमेंट दे सकूं। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते भी है, जैसे कोई बच्ची है वो, उसने अभी बनारसी साड़ी पे क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मेरे को ध्यान नहीं पर हाँ पूछा था। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इट इज फाइन, बट आपको उतने लेवल पे इंगेज करना पड़ेगा बच्चे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात मेरी यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं बहुत मुद्दे की बात शुरू कर रहा हूँ। हम लोग शुरू करने वाले नेक्स्ट क्लास में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई। आई थिंक सो आपको फेमा का, पहले मेरे को ये बता दो कि फेमा का जनरल आपको पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया है? आपने फेमा इन जनरल पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है? फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अभी तक? ठीक है, तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास जो रहेगी वो आपकी आई थिंक सो 7 बजे से 7:30 बजे से, जो भी टाइम है, 1.5 घंटे की क्लास है। कल हम लोग बेसिक समझेंगे। एंड भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वैसे मैं मैसेज भी सर्कुलेट कराऊंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है क्लास मत मिस करना। जिसका बेस वीक हो गया, उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं समझ आता, पागल हो जाओगे, कुछ नहीं आएगा समझ में। और फिर तुम खुद को भी कोसोगे, मेरे को भी कोसोगे, और पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ड्राई है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि तुम कोई भी अजम्पशन के साथ क्लास में आओ ही ना। पर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये आपके, अब जो हम चालू करेंगे फेमा, ओडीआई और आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, ये आपका कहीं ना कहीं 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ये तीनों चैप्टर्स मिला के 20 नंबर का वेटेज सिर्फ ये अकेले रखते हैं। तो हम इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। हमारा पास या फेल इन्हीं चैप्टर्स पे डिटरमाइंड है, डिपेंडेंट है, और आपको इनकी क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है। मैं आप लोगों से 14 से 20 के बीच में कोई क्लासेस नहीं रखूंगा, क्योंकि आपका फेस्टिवल सीजन आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, तो मेरी कोई भी क्लासेस इस समय पे आपके साथ नहीं होगी। आप बढ़िया तरीके से एंजॉय करें, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव
कि यार पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक है अपनी जगह, पर परिवार भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में से बहुत सारे लोग भोपाल के बाहर के हैं और आप लोग अपना घर जाना चाहते होंगे, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो भाई मैं आपके साथ इस क्लासेस में नहीं रखूंगा। 14 से 20 आपके साथ कोई क्लास नहीं होगी। 19 की राखी है, 20 की कोई क्लास नहीं होगी, 21 से अपन वापस से क्लास रिज्यूम कर लेंगे। पर जो हमारी 12 और 13 की जो क्लास रहेगी उसके अंदर में ओडीआई का जो बेसिक्स है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी लोगों को उस क्लास में आना है, क्योंकि जब आप ओडीआई की क्लास में आओगे तभी आपको फेमा और ईसीबी समझ में आएगा। ठीक है सर, आपने पहले ही बोरिंग बोल दिया तो अब कहाँ से इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, मैं जब ओडीआई पढ़ाता था अभी तक, तो मैं ना बहुत ही प्लेन तरीके से पढ़ाता था। पर इस बार मैंने पर्सनली सोचा कि मैं थोड़ा से और ज्यादा उल्टे सीधे एग्जांपल्स इसके अंदर डालूंगा। थोड़े से उल्टे सीधे ज्यादा होंगे क्योंकि ये बोरिंग है, मेरे को कम बोरिंग रखना है क्योंकि 7 बजे की क्लास है। एक तो समय की मार, ऊपर से मौसम, और तीसरा पढ़ाई, तो तुम मर ही जाओगे, है ना। तो तुम्हें मरना नहीं है, मेरे को बचा के रखना है। क्योंकि एक पहले वो ऐसा होता है ना, अगर तुमने कभी बॉक्सिंग देखी हो तो एक पंच, दो पंच और तीसरा पंच, तो ये तीसरे पंच के लिए मेरे को तुम्हें बचा के रखना है। तुम कहीं लेट ना जाओ, बेहोश ना हो जाओ, तो इसलिए तुम्हें बचा के रखना है। ठीक है, तो 12 और 13 की अपनी क्लास रहेगी और उसके बाद 21 और 22 से अपन क्लास लेके शुरू करेंगे वापस से। तो ये 12-13 की क्लास में सभी को आना है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? मेरे को पक्का पिंकी प्रॉमिस दे रहे हो? जल्दी से दो पिंकी प्रॉमिस। चलो, चलिए, फिर आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को भी बोलना कि वो जरूर से इन क्लासेस में आए और भाई ओडीआई थोड़ा सा डिटेल में समझे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।